हेलो, आई एम सूरज एंड वेलकम टू द अल्पाइन क्लासेस। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है क्लॉज। देखिए, जो हमारी अंग्रेजी शुरू हुई थी, हम लोगों ने सबसे पहले लेटर को आइडेंटिफाई किया था। आइडेंटिफाई नहीं किया था, लेटर जो अंग्रेजी भाषा हमारी शुरू होती है, हमने बताया था कि एक साउंड से शुरू होती है, लेटर पे फिर चली आती है, फिर लेटर के बाद वर्ड्स का नंबर आता है। वर्ड्स को हमने बताने के लिए वेरियस टाइप के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं, उसके लिए बाकायदा हमने एक एक्सरसाइज कराई है। उसके बारे में अच्छे से 3 क्लासेस के अंदर पढ़ाई किया, जिसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी के जो वर्ड होते हैं, किस ग्रामेटिकल प्रोफाइल को बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ली थी। फिर इसके पिछली क्लास में हमने बताया था, इसके पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने फ्रेज़ के बारे में भी बताया कि फ्रेज़ क्या होता है, कैसे पहचाने एक फ्रेज़ को, उसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने एक छोटा सा एक्सरसाइज भी किया, जिसके माध्यम से हमने समझा कि फ्रेज़ क्या होते हैं। फिर देखो, अब अगला कड़ी जो आ जाता है वो क्लॉज का आता है। मैं आपको वो डायरेक्ट जंप नहीं कराना चाहता हूँ। मैं चाहता तो मैं शुरू कर सकता था, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, 8 तरीके की होती है, चलो नाउन के बारे में लिखना चालू करूँ, ऐसा भी कर सकता था। लेकिन बजाय वो करने के मैं ये चाहता था कि पहले आपको जब कभी पौधा लगाता है इंसान, तो पौधे लगाने के पहले जो मिट्टी भुरभुरी करने का काम होता है, वो ये मैं कर रहा हूँ। लेटर से चालू कर रहा हूँ और आपको सेंटेंस तक धीरे धीरे लेकर के आऊँगा। तो पहले एक बार आप सेंटेंस को बनाना समझ जाएंगे, सेंटेंस बनते कैसे हैं, सेंटेंस के सारे टुकड़ों को समझ जाएंगे, तो आप जाहिर तौर पे सेंटेंस को भी बना पाएंगे। और जब आप कभी रीडिंग कर रहे होंगे, जब आप बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे होंगे, या रीडिंग न्यूज़पेपर कर रहे होंगे, न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होंगे, तब आपको जितने भी उसमें पैराग्राफ दिए रहते हैं, उस पैराग्राफ को टुकड़ों को समझने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो अभी हमको यही नहीं समझ में आता है कि कोई वर्ड कब सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है, कब ऑब्जेक्ट बन जाता है। कभी कभी लिखा रहता है कि पूरा का पूरा इतना बड़ा सेंटेंस लिखा हो, वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है, तो हमें समझ नहीं आती कि ओह माय गॉड, ये कौन सी अंग्रेजी है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ट्रेजेडी बन करके ना चली हैं, इसके लिए मैं आपको धीरे धीरे लेकर के आ रहा हूँ। आप लोगों ने अभी तक वर्ड को ही देखा था कि ये वर्ड जो होते हैं, वो जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उन पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो गेम है वो सिर्फ वर्ड्स अब तक खेलते थे। लेकिन आपने पिछले क्लासेस में समझा कि जो फ्रेज़ होते हैं, फ्रेज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, ये भी किसी न किसी नाउन, किसी प्रोनाउन, किसी एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ों का काम कर सकते हैं, जितने भी गिवन पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं हमको। तो अगर ये कोई भी नाउन, अगर नाउन देखो, नाउन का अगर फंक्शन समझ आता है, तो नाउन फ्रेज़ का भी फंक्शन समझ में आएगा। बिल्कुल वो डिफरेंट थोड़ा भी नहीं है। अगर नाउन फ्रेज़ का अगर फंक्शन समझ में आता है, तो नाउन के जो क्लॉज बनेंगे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का फंक्शन समझ में आता है तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब का फंक्शन समझ में आता है तो एडवर्ब क्लॉज का भी फंक्शन आपको समझ आएगा। बिल्कुल ये डिफरेंट नहीं है। अगर एक वर्ड नाउन का काम करता है तो सिर्फ नाउन कहा जाता था। ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन का काम करते थे तो नाउन फ्रेज कहे जाते थे। नाउन फ्रेज के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता था, कोई भी वर्ब नहीं होता था। लेकिन अगर पूरा का पूरा एक सेंटेंस ही नाउन का काम करने लगे, तब क्या कहेंगे? उसका खुद का अपना सब्जेक्ट हो, खुद का अपना एक वर्ब हो, तब उसको क्या कहेंगे? तब वो अगर सेंटेंस के अंदर एक लंबा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस के भी अंदर एक टुकड़ा सेंटेंस का लिखा है, जिसका खुद का अपना सब्जेक्ट है, खुद का अपना वर्ब है, तब वो कहला देता है, तब वो कहला जाता है नाउन, तब वो कहलाता है क्लॉज। तब समझने की कोशिश करते हैं कि देखो क्लॉज होता क्या है। लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है एक पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस का टुकड़ा होता है, जिसके पास इसका खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद का इसका फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब 1000 बार बता चुका हूं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदलते रहते हैं। ही इज, आई लव सिंगिंग, I love singing. He loves singing. He loves singing. He loved singing. अब देखो, यहाँ पे आई लव लिखा है, सिंगिंग बदला तीनों जगह, सिंगिंग तीनों सेंटेंस में सेम है। यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे जो मर्जी हो, सब्जेक्ट अगर ही था, सब्जेक्ट जब आई था, सब्जेक्ट फिर से जब हमने ही लिख दिया, सारे कंडीशन में हमने देखा कि सिंगिंग कभी भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये नॉन फाइनाइट है।
नॉन फाइनाइट का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट के हिसाब से या टेंस के बदलने के हिसाब से कभी वो चेंज ना हो। देखो यहाँ पे सिर्फ ये दोनों टेंस क्या है, इंडेफिनिट है। ये क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट है। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। टेंस बदल गया, सब्जेक्ट बदल गया, लेकिन क्या ये बदला, तो ये नहीं बदला। ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट या वर्ब के हिसाब, सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से नहीं बदलते, उनको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, तो ये जो लव लिखा है ना, लव्स लिखा है और लव्ड लिखा है, ये क्या है, ये है फाइनाइट वर्ब। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से, इनका जो टेंस चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो जा रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज हो जा रहा है तो ये भी चेंज हो जा रहे हैं। तो ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। तो एक क्लॉज क्या होता है, एक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है और उसका खुद का अपना सब्जेक्ट होता है और खुद का अपना सब्जेक्ट होता है और खुद का अपना वर्ब होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हो, ही इज़ अ टीचर, वह एक अध्यापक है, बट ये कंजंक्शन है। ही डज नॉट हैव टीचिंग स्किल्स, वो टीचर है लेकिन उसके अंदर टीचिंग स्किल नहीं है। तो अगर मैं इस बट को हटा दूँ, सिर्फ मैं इतना सेंटेंस बोलूँ, यहाँ से मैं इसको गायब कर देता हूँ, चलो ये लो, ये हमने हटा दिया। अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस लिखता यहाँ पे फुल स्टॉप, तो क्या बोलते हैं, ही इज़ अ टीचर। ये कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस है ना। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि ही इज़ अ टीचर बट ही डज नॉट हैव टीचिंग स्किल, लेकिन उसके अंदर कोई टीचिंग स्किल नहीं है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ता, अब इसको हटा दूँ यहाँ से यहाँ तक, तब भी ये अलग से क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तब भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस हो जाएगा। ही डज नॉट हैव टीचिंग स्किल, देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेंटेंस बन गया ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आगे चाहे जितनी सारी चीज़ें लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी था, ये सब्जेक्ट हो गया इसका और ये एक वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट मैंने पहले ही क्लास में बताया था, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, दो चीज़ें, कम से कम सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट और कम से कम वर्ब। जैसे शादियों के लिए कम से कम एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की, बाकी चाहे फूफा आए हों या ना आए हों, शादी कोई रोक नहीं पाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से, और बाकी सारे लोग आ जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए, एक लड़का और एक लड़की, शादी हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही समझ लो कि चाहे जितने भी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट दो चीज़ें तो होनी ही चाहिए, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंटेंस है, यहाँ से चालू हुआ है सेंटेंस, यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ही इज़ अ टीचर बट ही डज नॉट हैव टीचिंग स्किल, ये पूरा एक सेंटेंस है। देखो, अगर एक परिवार है, उसके अंदर दादा दादी हैं, उनके बेटे बेटियां हैं, फिर उनके बेटे बेटियों के भी बेटे बेटियां हैं, और एक पूरे जॉइंट फैमिली के अंदर रह रहे हैं। अभी ये टुकड़ा हुआ नहीं है परिवार का, अलग अलग लोग अलग अलग जगह नहीं रहे। तो अभी मैं गिनूँ तो कितने पेयर्स बने, एक दादा दादी का पेयर एक जोड़ा हो गया, उनके बेटे बेटियाँ दूसरा जोड़ा हो गया, उनके बेटे बेटियाँ तीसरा जोड़ा हो गया। लेकिन सोचो कि अगर इसी फैमिली में लड़ाई हो जाए तो दादा दादी अलग रहने लगे, या दादा दादी उसी रूम में उसी घर में रुक जाए, बाकी बेटे बेटियों को भगा दिए घर से, तो ये दोनों जाके क्या करेंगे, दूसरा घर ले लेंगे, ये अलग परिवार में रहने लगेंगे। चूँकि इनके माँ बाप ऐसे थे, हो सकता है कि ये भी ऐसे हो, तो ये अपने बेटे बेटियों को मार के भगा दिए घर से। तब क्या हुआ, ये इसके बेटे बेटियाँ जाके तीसरा घर ले लेंगे। तो अब ये पहली एक फैमिली थी, अब कितने फैमिली में टुकड़ों में बट गई, तीन अलग अलग फैमिली बन गई। तो पहले एक जॉइंट फैमिली थी, जब जॉइंट फैमिली को तोड़ा गया तो तीन अलग अलग फैमिलीज निकल के आई। अब कभी इनको इनवाइट करना होगा तो कैसे इनवाइट करेंगे, सिर्फ दादा के घर, दादा वाले घर में अगर कार्ड भेजा जाएगा, सिर्फ दादा जाएंगे, बाकी दोनों उनके बच्चे नहीं आएंगे। वो क्या बोलेंगे, वो बोल देंगे कि आपने हमको तो बुलाया नहीं था, हम क्यों जाएं। तो कार्ड अब तीन जगह भेजने पड़ेंगे, समझ आ रहा है। तो अगर फैमिली जॉइंट थी तो डिवाइडेड नहीं थी, फैमिली जॉइंट थी, सिर्फ एक कार्ड से काम चल जाता था। लेकिन जब फैमिली टूट गई तो वो अलग अलग टुकड़ों में बट गई। उसी तरीके सबका अपना एक हेड है ना, हर फैमिली का एक हेड है। तो उसी तरीके से सेंटेंस भी, ये अभी पूरी का पूरी एक फैमिली है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी फैमिली है, ठीक है। लेकिन इस फैमिली को लोग मैं यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, एक फैमिली ये बना दिया, एक फैमिली ये बना दिया, ठीक है। इन दोनों फैमिलीज़ को जोड़ने वाला पिलर कौन था, ये जो दादा जी हैं। ये जब दादा तोड़ देगा इन दोनों दोनों फैमिली को तोड़ देगा तो ये फैमिली अलग हो जाएगी, दूसरी फैमिली यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। लेकिन अगर इसी कंजंक्शन को, अब दादाजी से यहाँ पे आ जाओ, डायरेक्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बट लिखा हुआ है ना, यही कंजंक्शन है, इसने ही डोर को पकड़ करके इन दोनों को जोड़ा हुआ है ना। अगर ये ना होता तो ये अलग अलग दो सेंटेंस के टुकड़े अलग अलग दो सेंटेंसेस में बिखर जाते,
यानी इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने वाला वर्ड कौन है? बट। तो बट क्या है? एक कंजंक्शन है। तो एक कंजंक्शन जो कि दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है। पहला क्लॉज क्या हो गया? ही इज अ टीचर। दूसरा क्लॉज क्या हो गया? ही डज नॉट हैव टीचिंग स्किल्स। उसके बाद टीचिंग स्किल्स नहीं है। तो इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने वाला जो हमारा वर्ड है ये बट है। तो पहला क्लॉज ये हो गया, क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2। तो इसको हम बोलते हैं क्लॉज। अब समझ, मतलब कि क्लॉज के अंदर एक पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये क्लॉज हो गया, और दूसरा क्लॉज ये हो गया। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट हो और खुद का फाइनाइट वर्ब हो। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ जाते हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉज देखते हैं। क्लॉज जो होते हैं वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक को मेन क्लॉज बोलते हैं। मेन आदमी को क्या क्या बोला जा सकता है? मेन आदमी जो होता है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, वो अपना खुद खाता है, खुद कमाता है, किसी के ऊपर निर्भर आश्रित नहीं रहता। तो जो मेन क्लॉज होते हैं ना वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। लेकिन जो एक होता है तो उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज बोलते हैं। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल क्लॉज को कई नामों से जाना जाता है, मेन क्लॉज भी बोल सकते हो। इसका अलग अलग नॉमेनक्लेचर किया हुआ है। तो इसको मेन क्लॉज भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल देते हैं। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, दिस इज नॉट डिपेंडेंट फॉर इट्स मीनिंग ऑन एनी अदर क्लॉज। ये किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है अपना मतलब बताने के लिए। समझ आ रहा है ना? अभी मैं एक सेंटेंस लूँगा तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है दूसरा हमारा क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अच्छा, जो सबऑर्डिनेट आदमी होता है वो अपने जो मेन जो उसका बॉस होता है उससे नीचे काम करता है, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। सब का मतलब ये होता है उप, है ना? जो एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, उसके नीचे काम करने वाला वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसकी गैर हाजिरी में काम करता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही समझ लो कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना उसको वो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करेगा। ये किसी न किसी के ऊपर डिपेंड तो करेगा ना, तो ये अपने मतलब बताने के लिए मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहता है ना? तो डिपेंडेंट क्लॉज इसको बोलते हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉज ही बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज। ये मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर होता है अपने मतलब को बताने के लिए। ठीक है ना? आगे देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी, ये अगर मैं बोलूँ तुम्हें सफलता मिल जाएगी, ये अपने आप में एक सेंटेंस बन सकता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे जब इफ़ लगा देता हूँ, इस क्लॉज के साथ लगा हुआ इफ़, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर तुम मेहनत करते हो तो। अब उसके आगे मैं अगर कुछ ना बोलूँ तो इसका पूरा मतलब समझ में आया क्या? अगर तुम मेहनत करो तब, आगे क्या, तब क्या होगा बताओ? हाँ, अगर मैं मेहनत करता हूँ तो क्या होगा? अब मुझे बताना पड़ेगा कि मेहनत करने का रिजल्ट क्या होगा। तो इसके रिजल्ट को आगे लिखा हुआ है, यू विल गेट सक्सेस, तुम कामयाब हो जाओगे। तो तुम कामयाब कब हो जाओगे? जब तुम मेहनत करोगे तब। तो ये जो इफ़ से क्लॉज चालू हुआ है ना, यही क्लॉज क्या है? ये डिपेंड कर रहा है अपना मतलब बताने के लिए। जब तक पूरे सेंटेंस के अंदर इसको ऐड नहीं कर रहे हैं तब तक इसका पूरा मतलब नहीं समझ आ रहा है कि अगर तुम मेहनत करोगे तब क्या होगा? अगर मेहनत करोगे तब तुम पास हो जाओगे, जैसे ही मैंने बोला तब तुम पास हो जाओगे, तब इसका मतलब पूरा समझ आ गया। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसका ये चाहे रहे या ना रहे, ये अपना मतलब पूरी तरीके से बता सकता है, तुम पास हो जाओगे। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो क्लॉज कितने तरीके के हो गए? पहले बात क्लॉज समझ लो, क्लॉज क्या होता है? इसके अंदर खुद का सब्जेक्ट होगा, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। थोड़ा थोड़ा देखो आगे बढ़ रहे हैं। पहले वर्ड था ना, वर्ड में एक सिंगल वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका कुछ मतलब निकल जाए। जब वर्ड्स के कलेक्शन की बात की है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन, वो फ्रेज कहलाता था। क्लॉज क्या है? ये भी वर्ड्स का कलेक्शन है, लेकिन अब भी इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब अपना आ गया। लेकिन अभी भी इसको सेंटेंस नहीं बोले, ये सेंटेंस का टुकड़ा ही है अभी भी। इसके बाद हम जब चलेंगे फुल फ्लेजेड सेंटेंस बनाने की तरफ, तब हम सेंटेंस की बात कर रहे होंगे। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि क्लॉज क्या होता है और प्रिंसिपल क्लॉज किसको बोले और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको बोले। देखो, तो प्रिंसिपल क्लॉज जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है अपने मतलब को बताने के लिए। अब जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो
जो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसके फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन है। प्रिंसिपल क्लॉज तो मेन क्लॉज है, उसका कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, ये जो तीन क्लासिफिकेशन किए गए हैं, ये किसके क्लासिफिकेशन है? इंडिपेंडेंट क्लॉज के क्लासिफिकेशन में। समझ आ रहा है? तो देखो पहला लिखा हुआ डिपेंडेंट क्लॉज आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके के होते हैं। पहला है नाउन क्लॉज। अब देखो नाउन क्लॉज, जैसे ही मैंने नाउन वर्ड लिखा, ये समझ जाओ कि बस नाउन का काम देखना है। नाउन का काम कहाँ होता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है ना। अगर सिंगल वर्ड है, नाउन का काम कर रहा है, तो सिर्फ नाउन बोलोगे। एक से ज़्यादा वर्ड है, उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं लगा है, लेकिन वो नाउन का काम कर रहा है, तब क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज बोलेंगे। एक से ज़्यादा वर्ड है, उसके अंदर सब्जेक्ट भी है और उसका वर्ब भी दिया हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस का ही पार्ट है और एक नाउन की तरह से काम कर रहा है, तब क्या बोलेंगे? नाउन क्लॉज बोलेंगे उसको। लिखा हुआ है, मैं डेफिनेशन बताने पर ना आकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखा हुआ, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव सेड। अच्छा, इसको बताने से पहले थोड़ी सी बेसिक अंग्रेजी, थोड़ा सा आपका ज्ञान बढ़ा दें हम। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट यू हैव सेड। आपने क्वेश्चन वर्ड पढ़ा है। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही चलता है ना कहानी। मुझे पूछना है तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या बोलते हैं? व्हाट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है? अगर सवाल पूछना है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे व्हाट लगा हुआ है। व्हाट क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड है। व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड है। इसके बाद क्या आना चाहिए था? एक हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये कौन सी अंग्रेजी हो गई जिसमें एक क्वेश्चन वर्ड तो लिखा गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब गायब है। देखो मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। मैंने किसी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। अब उसको अगर अपना नाम नहीं पता है तो क्या कहेगा? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट माई नेम इज़, कि मेरा नाम क्या है। मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा नाम क्या है। सवाल किसने पूछा? मैंने या उसने? सवाल तो मैंने पूछा ना। सवाल मैंने क्या पूछा? तुम्हारा नाम क्या है। जवाब में उसने क्या दिया? उसने सवाल न करके उसका जवाब दिया। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, इसका जवाब उसने क्या कहा? मुझे नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। जब उसने क्या वर्ड बोला ना, तो उसने सवाल नहीं किया, उसने मुझे बताया। क्या बताया? कि मैं नहीं जानता यार, मुझे नहीं पता ये बात, मुझे नहीं मालूम कि मेरा नाम क्या है। तो उसने सिर्फ बताया कि मेरा नाम क्या है, ये बात मुझे नहीं मालूम। तो उसमें जो क्या वर्ड है ना, वो क्वेश्चन का पूछने का काम नहीं कर रहा। उसमें हालांकि क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं लिखा जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो व्हाट लिखा हुआ है ना, व्हाट एक कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा है, इस सेंटेंस के बीच में आकर के इस वाले क्लॉज को इससे जोड़ रहा है। समझ आ रहा है ना? तो इसीलिए यहाँ पे जब क्वेश्चन की बात करेंगे, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है ना। जैसे मैंने क्या बोला? आई डोंट नो। इसका जवाब अगर मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तब तो ये सवाल है। लेकिन ये क्या है? ये जवाब है। ये क्या है? जवाब। अब जवाब दे रहे हैं तो उसमें सवाल तो करेंगे नहीं, जवाब तो जवाब है। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। व्हाट, अब जैसे ही इज लगाओगे सेंटेंस ये क्वेश्चन बन जाएगा, तब ये सेंटेंस तो गलत है, तुमको तो जवाब देना है, तुम सवाल क्यों कर रहे हो फिर? तो इज यहाँ पे ना लगा के हम क्या लिखेंगे? व्हाट माई नेम इज। अब यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा कि मुझे नहीं पता कि क्या मेरा नाम है, मुझे नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। समझ आ गया? तो इसीलिए व्हाट के बाद सीधे हमने माई नेम को लिख दिया, व्हाट के बाद जैसे हमने क्या लिख दिया? सब्जेक्ट को लिख दिया। तो ये वाला फॉर्मेट सबको याद होना चाहिए कि आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता, व्हाट यू हैव सेड, कि तुमने क्या कहा है, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या कहा है। तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड, ये आई डू नॉट अंडरस्टैंड एक क्लॉज हो गया। एक मिनट,
लिखा हुआ है आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव सेड, मुझे नहीं समझ आया कि तुमने क्या कहा। तो आई सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद डू नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड एक वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, ये वर्ब का पार्ट हो गया। उसके बाद आने वाला क्लॉज ये क्या कहलाएगा, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट के तौर पे जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट बन जाता है तो नाउन कहलाता है। एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं तो नाउन फ्रेज कहलाते हैं। जब पूरा का पूरा एक क्लॉज ही नाउन का जगह पे काम करने लगे तो उसको नाउन क्लॉज बोल देंगे, है ना। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये किस तरीके का क्लॉज है, तो नाउन क्लॉज है। आई नो, मुझे पता है, आई नो वेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहता है, मुझे क्या पता है। इसका अगर मैं सवाल पूछूं कि मुझे क्या पता है, तो कोई चीज़ पता होगी ना मुझे, तो उस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, यानी उस चीज़ के उस थिंग के बारे में पूछा जा रहा है, यानी अगेन ये नाउन हो गया। अगर नहीं समझ में आता है ना तो उसका रिवर्स क्वेश्चन बना के देख लिया करो, क्वेश्चन बना के जैसे ही चेक करोगे समझ आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे कौन सा क्लॉज यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर ही लिव्स, कि वो कहाँ रहता है। तो मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ, क्या, व्हाट यानी व्हाट जैसे ही मैंने बोला मुझे पता चल गया कि वेयर ही लिव्स, मैं किसी ठिकाने की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पता की बात कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है कौन से जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। फिर आगे लिखा व्हाट वी हैव डन, जो कुछ, व्हाट का मतलब यहाँ पे जो है, व्हाट वी हैव डन, जो कुछ भी हमने किया है, इज नॉट स्मॉल, वो छोटा नहीं है, जो भी काम हमने किया है ना वो छोटा नहीं है। रईस मूवी में बोलता है ना, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो वही बात है, जो भी हमने कुछ किया है वो क्या है, छोटा नहीं है। व्हाट वी हैव डन इज नॉट स्मॉल, वो छोटा नहीं है। ये इज क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जगह पे जब पूरा एक क्लॉज ही इस्तेमाल हो जाए तब नाउन क्लॉज कहलाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आई होप कि सबको नाउन क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज का पहला जो टॉपिक था नाउन क्लॉज, वो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, ऐसा कोई भी वर्ड, अगर एक सिंगल वर्ड है वो, अगर एक कोई सिंगल वर्ड है, अगर वो सिर्फ, अगर कोई सिंगल वर्ड है और वो एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, नाउन के बारे को क्वालिफाई कर रहा है, तो सिर्फ वो क्या कहलाएगा, अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर किसी नाउन की तरफ इशारा करता है तब वो क्या है, तब वो नाउन एडजेक्टिव फ्रेज है। लेकिन पूरा का पूरा एक क्लॉज ही किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने लगे तब वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। सेंटेंस देखो, चलो लिखा है आई बॉट अ गिफ्ट, मैंने गिफ्ट खरीदा, मैंने क्या खरीदा, एक गिफ्ट खरीदा, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो कि बहुत महंगी थी। मैंने क्या खरीदा, मैंने अपने बहन के लिए एक गिफ्ट खरीदा, बड़ा महंगा था, है ना। तो आई बॉट अ गिफ्ट, मैंने गिफ्ट खरीदी, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो बड़ी महंगी थी। तो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगी थी, है ना, किसके तरफ इशारा कर रही है, गिफ्ट की तरफ इशारा कर रही है। तो इस गिफ्ट की ये वर्ड है, ये एक नाउन है, इस नाउन की तरफ ये पूरा का पूरा क्लॉज इशारा कर रहा है। ये पूरा क्लॉज क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस लिखा है ही वेंट टू द प्लेस, ही वेंट टू द प्लेस, वह उस जगह गया, वेयर ही कुड फाइंड नवीन, जहाँ पे वो नवीन को पा सकता था, है ना। वेयर ही कुड फाइंड मनीष, कहाँ वो मनीष को पा सकता था, वो कहाँ गया, उस जगह पे गया, उस जगह की विशेषता बताई जा रही है ना। जगह, प्लेस का जिक्र कर रहे हैं, और नाउन के अंदर किसी स्थान का बात करेंगे तो जो वर्ड नाउन को, जो ऐसा कोई भी क्लॉज जो किसी नाउन की तरफ इशारा कर देगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। ये भी क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। फिर आगे आ जाते हैं एडवर्बियल क्लॉज, ठीक है ना। अब देखो दो क्लॉज हमने बता दिया, अब तीसरा क्लॉज समझते हैं। इसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, फिर क्लास को एंड करेंगे। लिखा हुआ है तीसरा एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है, आई वेंट वेयर आई कुड फाइंड नवीन। एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्ब के तौर पे कोई एक वर्ड काम करता है तो एडवर्ब, अगर किसी वर्ब को इशारा करने वाला एक वर्ड है तो वो एडवर्ब। एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ वर्ड हैं तो एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब फ्रेज। और पूरा एक क्लॉज का मतलब जिसके अंदर खुद का एक सब्जेक्ट हो, खुद का एक वर्ब हो। तो अगर पूरा क्लॉज एक किसी वर्ब की तरफ इशारा कर रहा है तो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। तो लिखा ना आई वेंट वेयर, आई वेंट मैं गया, आई वेंट मैं गया, वेयर आई कुड फाइंड नवीन मैं वहाँ गया,
मैं गया, कहाँ गया? जहाँ मैं नवीन को पा सकता था। तो यहाँ पे कि अगर मैं इसका सवाल बनाऊँ तो क्या बनेगा? मैं कहाँ गया, तो जाने पे फोर्स हो रहा है ना, जाने पे इम्फेसाइज किया जा रहा है ना। तो ये जो पूरा क्लॉज है ना, ये इस वर्ब की तरफ इशारा कर रहा है। अगर एक वर्ड होता तो मैं उसको सिर्फ एडवर्ब बोलता, ये पूरा क्लॉज ही एक वर्ब की तरफ इशारा कर रहा है, तो क्या बोलोगे? जाहिर तौर पर एडवर्बियल क्लॉज बोलेंगे। फिर आगे लिखा इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम पास हो गए, यू विल गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओगे। ये वाला सेंटेंस ऊपर लिखा था, वहाँ पे बस मैंने क्लॉज बताया था। अब समझो कि यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज कैसे है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, तुम पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, तुम अगर मेहनत करोगे तब, यानी पास हो जाओगे। यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस, कब मिलेगी सफलता? व्हेन यू विल गेट सक्सेस, यानी गेट कब होगा सक्सेस? सक्सेस कब गेट होगा, कब मिलेगा? जब तुम वर्क हार्ड करोगे, जब तुम मेहनत करोगे तब। तो यहाँ पे गेट सक्सेस पाने का, सफलता पाने का ये जो काम है ना, सफलता पाने का जो काम है, ये तभी संभव है जब तुम मेहनत करोगे तब। यानी काम की तरफ इशारा कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। तो ये पूरा क्लॉज है, ये किसी वर्ब की तरफ इशारा कर रहा है, और जब पूरा क्लॉज एक वर्ब की तरफ इशारा कर रहा है तो एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि काम के होने का एक रीज़न बता रहा है, अरे कंडीशन बता रहा है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, ये कंडीशन दिया है, अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। तो कंडीशन बता दिया गया ना, कंडीशन दे दिया गया, तो इसीलिए हम बोल देंगे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। फिर लिखा हुआ है वेर एवर यू गो वी विल कम टू सी यू, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे हम तुमसे जरूर मिलने आएंगे। तो वेर एवर यू गो, वेर एवर यू लिव, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे या रहते हो, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे। तो जहाँ कहीं भी रहोगे, वेर एवर यू लिव वी विल कम टू सी यू, हम तुमसे क्या करने आएंगे? तुमको देखने आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे, मिलने आएंगे। तो पूरा का पूरा वेर एवर यू लिव, तुम जहाँ कहीं भी रहो, वी विल कम टू सी यू, हम तुमको मिलने आएंगे। तो यहाँ पे फिर अगेन ये जो पूरा क्लॉज है किसी तरफ इशारा कर रहा है? कम की तरफ इशारा कर रहा है। और चूँकि कम की तरफ इशारा कर रहा है इसलिए क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा एडवर्बियल क्लॉज। तो यहाँ पे तीनों क्लॉज हमारा ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके कुछ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज किसको बोलेंगे? देखो लिखा है What she said, जो कुछ उसने कहा, was unacceptable, वो क्या था? अनएक्सेप्टेबल था, वो एक्सेप्ट नहीं करने लायक था। उसने ऐसा जो भी कुछ बोला, तो यहाँ पे लिखा हुआ ना what she said, उसने जो भी कुछ कहा। तो what से शुरू हो रहा है और ये पूरा एक क्लॉज है, और एक क्लॉज किसके तौर पे काम कर रहा है? तो नाउन की जगह पे काम कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह पे काम कर रहा है। तो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन। तो क्या हो गया? ये नाउन क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। फिर आगे लिखा आई डोंट लाइक, मैं नहीं पसंद करता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट, ये जो पूरा क्लॉज है ऑब्जेक्ट के जगह काम कर रहा है। आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद है। व्हाट शी सेड, उसने जो भी कुछ कहा ना मुझे पसंद नहीं है। तो ये अगेन क्या हो गया? नाउन क्लॉज हो गया। नाउन क्लॉज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट। फिर लिखा है आई नो, मुझे पता है। व्हाट यू वांट, मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, है ना। आई नो, मैं जानता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगेन नाउन क्लॉज। फिर लिखा है शी थिंक्स, वो सोचती है, दैट की शी थिंक्स दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, कि तुमने एक गलती कर दी है। शी थिंक्स दैट, वो सोचती है कि तुम एक गलती कर दिए हो, तुमने एक गलती कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा ना, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, इससे जोड़ा हुआ दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। अगेन ये दिस इज एन ऑब्जेक्ट, है ना। और ये सेंटेंस का इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये क्लॉज जो हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक चालू हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है इसका। तो ये क्या कहलाएगा? नाउन क्लॉज कहलाएगा।
फिर आगे लिखा है शी एक्सपेक्ट्स सब्जेक्ट वर्ब टू गेट द अवार्ड। देखो टू लगा हुआ है ना, एक इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, एक होता है इन्फिनिटिव, एक होता है जेरंड। ये दोनों नाउन का काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था ना, आई लव सिंगिंग, तो सिंगिंग वहाँ पे जेरंड का काम कर रहा था और वो वर्किंग, इट वाज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वो सब्जेक्ट का भी काम करता है। जैसे बोलते हैं ना वॉकिंग इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग क्या है, वॉकिंग के अंदर आईएनजी लगा दिया। मेन वर्ब हमारा क्या है, वॉक, वॉक के अंदर हमने आईएनजी जोड़ करके उसको बना दिया हमने एक जेरंड बना दिया। और इस जेरंड का इस्तेमाल हम लोग चाहे तो सब्जेक्ट की जगह पे कर सकते हैं, चाहे तो ऑब्जेक्ट की जगह पे कर सकते हैं। तो ऐसे टू लगा करके इन्फिनिटिव भी बनाया जाता है ना। तो यहाँ पे जैसे टू लगाया, गेट के पहले टू लगाया है, तो शी एक्सपेक्ट्स, उसमें वो उम्मीद करती है टू गेट द अवार्ड, अवार्ड पाने के लिए, और अवार्ड पाने के लिए ये वो उम्मीद कर रही थी। तो टू लगा करके इन्फिनिटिव भी बनाते हैं। तो टू लगा करके हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। इन्फिनिटिव एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। बड़ा फेमस एक सेंटेंस लिखा रहता है, टू एयर इज़ ह्यूमन। गलती करना इंसान का काम है, टू एयर इज़ ह्यूमन। बोला जाता है ना, गलती आदमी, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। लेकिन ये पता है, ये सिर्फ इंसान जब खुद की गलती करता है तब उसको ये याद रह जाती लाइन। अगर कोई दूसरा गलती कर देना तो बोलेगा अरे तुमसे कैसे हो गया, कैसे हो सकता है तुमसे, इंसान हो कि जानवर हो, लेकिन अपने टाइम पे याद रह जाता है। खैर, तो टू से, टू एक इन्फिनिटिव है और एयर के पहले लगा हुआ है, टू एयर इज़ ह्यूमन। देखो ये सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ ना, ये वर्ब हो गया, वर्ब के पहले आने वाला सब्जेक्ट हो गया। तो इन्फिनिटिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शी एक्सपेक्ट्स टू गेट द अवार्ड, टू गेट द अवार्ड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का ये ऑब्जेक्ट है। फिर आगे लिखा हुआ है शी एक्सपेक्ट्स, वो उम्मीद करती है दैट शी विल गेट द अवार्ड, कि उसको क्या मिल जाएगा, अवार्ड मिल जाएगा। तो यहाँ से फिर आगे नहीं क्या है, ये नाउन क्लॉज हमारा। जैसे यहाँ पे दैट के बाद लिखा हुआ है, तो दैट के बाद ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये नाउन क्लॉज कहलाएगा। ऊपर चलो, लिखा है दैट शी विल गेट द अवार्ड। अब देखो देखो यहाँ लिखा था ना, शी एक्सपेक्ट्स दैट, यहाँ से दैट से लेकर के अगर मैं इसको उल्टा लिख देता, दैट शी विल गेट द अवार्ड, दैट शी विल गेट द अवार्ड, ये सब्जेक्ट हो गया अब, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, इस पार्ट को पहले लिख दूँ और इस पार्ट को बाद में लिख दूँ, तभी सेंटेंस सही है, बिल्कुल वही मतलब निकलेगा। दैट शी विल गेट द अवार्ड, कि वो अवार्ड पाएगी, है ना। इज एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद किया जाता है, बस इसको आप पैसिव फॉर्मेट हमने लिख दिया। वो एक्टिव में था, इसको पैसिव बना दिया। तो जो चीज़ ऑब्जेक्ट थी उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, जो चीज़ ऑब्जेक्ट थी उसको हमने कर दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने लगा दिया वर्ब और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। तो ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, है ना। तो इन दोनों सेंटेंसेस को ऐसे भी लिखा जा सकता था और ऐसे भी। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, दैट शी विल गेट द अवार्ड, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये क्या है, कौन सा क्लॉज है, तो नाउन क्लॉज है। फिर आ जाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज के एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है आई हैव अ कार विद अ ब्रोकन सीट, आई हैव अ कार विद अ ब्रोकन सीट, मेरे पास एक कार है विद अ ब्रोकन सीट, जिसकी सीट टूटी हुई है। किसकी तरफ इशारा कर रहा है, कार की तरफ इशारा कर रहा है। ये नाउन है और ये पूरा विद अ ब्रोकन सीट, ये क्या है, फ्रेज है विद अ ब्रोकन सीट। इसके अंदर कोई सब्जेक्ट है नहीं है, कोई वर्ब है नहीं है। जब इसमें अंदर कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, एक फ्रेज कहलाएगा, क्लॉज नहीं कहलाएगा। और किसकी तरफ इशारा कर रहा है, कार की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये कौन सा क्लॉज, कौन सा फ्रेज हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। फिर आगे लिखा हुआ आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, विच हैज़ अ ब्रोकन सीट, जिसके अंदर विच हैज़ अ ब्रोकन सीट, जिसके अंदर विच हैज़ अ ब्रोकन, जिसकी सीट कैसी है, टूटी हुई है। यहाँ पे देखो ये क्या है, परफेक्ट टेंस लिखा है, ये थर्ड फॉर्म लिखी है, वर्ब आ गया। और ये जो विच है, विच एक सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। आप लोग जानते होंगे कि ये रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम करता है ना। तो एक तरीके से क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, इसके बाद लगा हुआ वर्ब और ये थर्ड फॉर्म
और यहाँ पे सीट, ये पूरा यहाँ से मिल करके यहाँ तक क्लॉज बन गया। ये क्लॉज किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एक कार की तरफ इशारा कर रहा है। तो पहले में विद अ ब्रोकन चेयर लिखा, विद अ ब्रोकन सीट लिखा गया था, एक एडजेक्टिव फ्रेज था। लेकिन दूसरे सेंटेंस में बिल्कुल इसी टोन पे हमने एक सेंटेंस लिखा, जिसका मतलब जहाँ पे हमने क्लॉज को इस्तेमाल किया है इसी कार के कंडीशन को बताने के लिए, इस कार की सीट की कंडीशन को बताने के लिए पूरा एक क्लॉज इस्तेमाल किया गया। तो देखो अब इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि जब कभी भी कोई चीज़ लिखी जाएगी